लोग गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई? कैसे हो? लव यू, लव यू, गुड, लव यू डियर। अच्छा, आप नए हो मेरी क्लास में? ओके ओके। एक्चुअली क्या तबीयत खराब नहीं हो बच्चे, अभी क्लास थी 11 से 12 और फिर इस बीच 10 मिनट का समय मिलता है मुझे, तो जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में ना थोड़ी सी गले में अटक गई। बट पानी वानी पिएंगे ठीक हो जाएगा। अरे अब क्या करूं बताओ, टाइम ही नहीं मिलता ना, मेन चीज समय नहीं है, इसलिए सुबह से देखो 9 से 9:30 क्लास थी आपकी वाईफाई स्टडी पे, फिर इस आधे घंटे में चाय वाय जो पीना लिया, तो 10 से 11 चले 11 से 12 रेलवे, तारों के मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1917। तो एक चीज हमेशा याद रखना, राष्ट्रीय आंदोलन को ना 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं हम लोग। किसमें किसमें? बच्चे यहाँ क्वेश्चन ना होता है, यहाँ थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग, है ना? यहाँ क्वेश्चन नहीं पढ़ते बच्चे। एसएससी में मैंने आज तक क्वेश्चन ना पढ़ा है, क्योंकि देखो जब तक आप, मेरा मानना है जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आपके क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ऑफ कर देना बच्चे, परेशान ना हो, रुक जाओ एक मिनट। औरंगजेब का गलत है, औरंगजेब का होगा दौलताबाद और शाहजहां का लिखो आगरा, ठीक है? तो अब यहां जब फोकस रहो, तो चैट बॉक्स ऑफ करूं और मैं पढ़ा पाऊंगा अच्छे तरीके से। ओके, भारत की आजादी तक। तो ये जो पीरियड है, ये पीरियड को हम बोलते हैं मॉडरेट, यानी नरम दल, और ये पीरियड है जो एक्सट्रीमिस्ट, इसको बोलते गरम दल या अतिवादी या क्रांतिकारी, इसे उदारवादी बोलते हैं। चलो ले चले 5 से 17। तो देखते हैं 5 से 17 के बीच हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। मैंने क्या कहा, द पीरियड फ्रॉम 1905 1905 की इस अवधि को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक्सट्रीमिज्म या चरमपंथ या हम जो बोलते हैं क्रांतिकारी के नाम से जानते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि इनका मानना था कि जो आंदोलन है, देश की आजादी है, वो किस रूप से हासिल की जा सकती है? आक्रामक रूप से, साहसिक तरीकों से, बॉम्ब फेंक कर, गोलियों से, बारूद से, जिसके नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष। तो बच्चे एक्सट्रीमिस्ट के उदय के पीछे कारण क्या था? पहला कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जब पास हुआ, तो ये केवल और केवल जो भारतीयों को अधिकार दिया था, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंस किया। मतलब क्या है कि सीटें बढ़ाई गई, सीट बढ़ाई गई और कोई फायदा नहीं, और कोई फायदा नहीं। चलो ले चलो, जेब्रा क्रॉसिंग अलग बनाई गई थी कि आप यहीं से गुजरोगे, मेन रोड से नहीं, ना तो अंग्रेज गंदे हो जाएंगे। इनकी टाइमिंग फिक्स थी गुजरने की। कई तरह के प्रॉब्लम थे, कई तरह की समस्या थी, और सबसे बड़ा चीज था बच्चे, लॉर्ड कर्जन का प्रतीकवादी नियम। क्या था ये? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899, जिससे जो वहां की लोकल बॉडी थी, स्थानीय निकाय, उसमें
इंडियन कंट्रोल को कम कर दिया। चलो ये तो ठीक है। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, फिर कर्जन ने क्या किया कि जो यूनिवर्सिटीज बॉडीज है उसमें भारतीयों को की सदस्यता को कम कर दिया, सत्ता को भी कम कर दिया, उन्हें पूरा सरकारी विभाग बना दिया। मतलब जो गवर्नमेंट में है उनकी ही सुनी जाएगी, अदरवाइज नहीं। फिर एक एक्ट आता है सेडिशन एक्ट, राजद्रोह अधिनियम। भैया आप पर राजद्रोह का आरोप लगाकर आपको कैद कर लिया जाएगा। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, आरोप लगाया जाता था कि आपने गोपनीयता का भंग किया है और आपने सूचना को फैलाया है, यह भी लोगों की स्वतंत्रता को कम किया। और सबसे बड़ा उपाय, सबसे बड़ा जो खराब डिसीजन था कर्जन का, बंगाल विभाजन। तब जाकर जो लाल बाल पाल हैं या जो क्रांतिकारी हैं वो कहते हैं कि भाई आपने 20 साल तक शासन किया, मतलब 20 साल तक आंदोलन को आगे लेकर गए, बदले में हम भारतीयों को क्या मिला? इतने प्रॉब्लम। तो फिर आपके अनुसार मैं आंदोलन को क्यों लेकर चलूं? बात भी करना सही था कि आप तो केवल जाते हो, एप्लीकेशन देते हो, जी हुजूर करते हो, जी हुजूर सुनता ही नहीं है, आपको बाहर भगा देता है। तो आखिर भाई इनका मेथड क्या था, क्या करते ये? आखिर इन्होंने आंदोलन को अपने हाथों में लिया, तो हाथों में लेने के बाद ये क्या करने लगे? कहा भाई सरकारी जितने दरबार अदालत हैं उसका बहिष्कार करो, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करो, यानी ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। आपको याद होगा 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। अब जब सरकारी अदालत स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करेंगे तब क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा का परिचय और प्रसार। मतलब क्या है कि हम भारतीय अपनी शिक्षा यानी संस्कृत को प्रमोट करेंगे, हिंदी को प्रमोट करेंगे, उर्दू को प्रमोट करेंगे, है ना? तो कौन नेता थे जो बता चुके आपको? मुख्य रूप से लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। लेकिन बाल गंगाधर तिलक को भारत में लोकप्रिय ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसीलिए वेलेंटाइन, चिरोल इन्हें भारतीय अशांति का जनक मानते हैं। भारतीय अशांति का जनक मानते हैं किसे? बाल गंगाधर तिलक को। उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया, आपको पढ़ा चुके हैं। मराठा जो इंग्लिश में लिखी जाती थी और केसरी जो मराठी में लिखी जाती थी। बदले में अंग्रेजों ने क्या किया? 2 बार जेल में डाल दिया। पहली बार 6 साल के लिए 1908 में मांडले जेल भेजा गया। कहां? बर्मा। और पहली बार 1896 में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, घोषणा की कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार में से लेकर रहूंगा, प्राप्त करूंगा। दूसरे थे लालू लाजपत राय, जिन्हें पंजाब का शेर कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब एक सवाल और इंपॉर्टेंट, आप जानते हो होम रूल लीग, पूना में तिलक, मद्रास में एनी बेसेंट, लेकिन अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की 1916 में। किसने? लाला लाजपत राय ने। तो अगर सवाल आता है कि अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो क्या करोगे? पंजाब का शेर, शेर पंजाब, है ना? इन्हें भी, अब ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नहीं जानते होंगे, इन्हें भी राजद्रोह का आरोप लगाकर मांडले जेल भेजा गया था, लाला लाजपत राय को। बट साइमन कमीशन के खिलाफ जुलूस निकालते समय उन्हें घातक चोट आई। साइमन गो बैक का नारा दिया, साइमन गो बैक का नारा दिया और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। जेपी सॉन्डर्स की कहने पर लाठियां बरसाई गई थी। विपिन चंद्र पाल अपने करियर की शुरुआत एक मॉडरेट नेता के रूप में की, लेकिन अंग्रेजों के वे अतिवादी बन गए, क्रांतिकारी बन गए। हम लोग क्रांतिकारी बोलते थे, अंग्रेज इतिहासकार उसे उग्रवादी कहते हैं, है ना? अरविंदो घोष
वे एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया, उसे भी कैद कर लिया गया। बट अपनी रिहाई के बाद वे पांडिचेरी के फ्रांसीसी क्षेत्र में बस गए और आध्यात्मिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। तो पांडिचेरी में एक आश्रम की स्थापना करते हैं और ये संन्यास ले लिए। संन्यास, तभी तो वो आध्यात्मिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किए। समझ में आ गया कहानी? बिल्कुल। तो क्यों आंदोलन ये लोग करने शुरू किए? पुणे में तिलक ने और अड्यार आश्रम में एनी बेसेंट ने। आजादी के समय गांधी जी कहां पर थे? कोलकाता में, कोलकाता के बिड़ला भवन में। मैं बताऊं, ये जो नोट्स आप देख रहे हो, ये मेरे पीसीएस के नोट्स हैं, क्योंकि एसएससी में इतना डिटेल ना पूछता है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना, थोड़ी सी कहानी बता दो, स्टोरी के रूप में बता दो तो थोड़ा फायदा होगा। बेटा रेलवे तो अगर कहना नहीं, अब देख, अगर पीसीएस के नोट्स करोगे तो रेलवे ना पूछेगा। वो भी मैंने काट काट के डाला है ताकि पीसीएस में और डिटेल पूछता है ना। चलो अब चैट बॉक्स ऑफ करें। ओहो स्वीटी जी, आप कहां से हो बताओ? स्वीटी जी पूछा है बच्चे ने। ओहो चलो सही है। स्टेट में भी, अरे बिल्कुल, कैसी बातें करते हो? स्टेट पीसेस वही है ना, राज्य लोक सेवा आयोग। चलो आगे देखिए। स्वीटी जी भाई इंडियन से है ना, चिंता ना करो, सिलेक्शन लोगे तभी तुम्हारी दाल गलेगी, ना तो फिर एम एम करते रह जाओगे। कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट, भैया क्या कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट से कितने सवाल आएंगे? क्या ऐसी बातें करते हो? ये सीधा सवाल आता है, किसने लाया, कब पारित हुआ, बस पढ़ा दिया जाएगा, परेशान ना होना बिल्कुल, ठीक है। चलो बंगाल का विभाजन क्या लिखे यार हमारे भाई साहब, हमारे जो टाइपराइटर है ना, जो गूगल ट्रांसलेट करता है, छाप देता है बंदा। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। तो आपको याद है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया, और यह हवाला देता है कि प्रशासन में सुधार करना है, लेकिन असली उद्देश्य क्या था? फूट डालो और शासन करो। विभाजन मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य बनाने के लिए किया गया था, और इसीलिए देश में सांप्रदायिकता के जहर का परिचय दिया गया। तो आपको याद होगा, दो भागों में डिवाइड किया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल, तो पूर्वी बंगाल जो मुसलमानों की अलग राजधानी बनाई गई, ढाका, यही पूछा, और इसकी कोलकाता, कलकत्ता। हालांकि भारतीयों ने विभाजन को अंग्रेजों द्वारा बंगाल में बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन को बाधित करने के प्रयास के रूप में देखा। वो कहते हैं प्रशासन सुधारना है, हम कहते हैं भैया हम जो तुम्हें तंग कर रहे हैं, इसीलिए क्या कर रहे हो, हिंदू और मुसलमानों को विभाजित कर रहे हो। बदले में क्या हुआ? सड़कों और प्रेस में व्यापक आंदोलन शुरू हुआ। भारत के विभिन्न हिस्सों के लोगों ने पूरे देश में बंगाल के विभाजन का विरोध किया। बदले में लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी, यानी पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल के लोग, और पूरे बंगाल में उपवास रखा गया एक दिन। कब? 16 अक्टूबर को, जब ये लागू हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था। क्लियर भाई? बदले में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है बच्चे 1905 में ही। स्वदेशी आंदोलन में सरकारी सेवा, अदालत, स्कूल, कॉलेज का बहिष्कार किया गया।
विदेशी वस्तुओं का प्रचार हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, सॉरी। हाँ, स्वदेशी वस्तुओं का संवर्धन हुआ, राष्ट्रीय स्कूलों के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे कार्यक्रम शामिल थे। ये याद रखना। स्वदेशी आंदोलन कैसा आंदोलन है? आर्थिक आंदोलन था, ना कि राजनीतिक आंदोलन। याद रहेगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वदेशी आंदोलन है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या दोनों, क्योंकि हम उसे राजनीतिक रूप से परेशान नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उसके वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं, उसके स्कूलों का बहिष्कार कर रहे हैं, उसके कॉलेज का बहिष्कार कर रहे हैं, जितने वकील है वकालत छोड़ रहे हैं। मतलब उसे आर्थिक रूप से कमजोर करना है, उसे आर्थिक रूप से डैमेज करना है। और यहां तक कि बंगाल के जमींदार भी इस आंदोलन में शामिल हुए। महिलाओं और छात्रों ने भी पथराव किया। छात्रों ने विदेशी पेपर से बनी पुस्तकों का उपयोग करने से इनकार कर दिया। अब सोचो, विदेशी पेपर से बना है तो भाई आप ही का तो नुकसान है, आपके पुस्तक नहीं बिकेंगे, बुक नहीं बिकेगा। या बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने ऐसे हथियार के रूप में बहिष्कार के महत्व को महसूस किया, जिसका उपयोग भारत में संपूर्ण ब्रिटिश प्रशासनिक मशीनरी को पंगु बनाने के लिए। अरे बात समझ में कोई दिक्कत? बदले में क्या हो गया बच्चे? भारत को क्या फायदा हुआ? स्वदेशी उद्यमों, कपड़ा मिल खोले गए, बैंक खोले गए, सेंट्रल बैंक आपको देखा होगा आपने, होजरी खोले गए, कार्यों बीमा कंपनियों की स्थापना में बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान था। स्वदेशी भंडार खोले गए। लेकिन आपको याद होगा कि ब्रिटिशों ने बंगाल के विभाजन को लड़ दिया 1911 में। कब? जब लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड वायसराय बनते हैं, तब दिल्ली दरबार सस्ता है, जॉर्ज पंचम आते हैं, तब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। हिंद स्वराज, जब बंगाल विभाजन का आंदोलन अपने चरम पर था बच्चे, तो आपको याद होगा, पढ़ा चुके हैं 1906 में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? कलकत्ता में। और पहली बार स्वराज की डिमांड की गई थी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अंतिम ऐसा कॉन्फ्रेंस था जिसमें उदारवादी और क्रांतिकारी शामिल थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1907 में बंगाल का कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस ने बंगाल विभाजन की निंदा की। दादा भाई नौरोजी कहते हैं उस कॉन्फ्रेंस में कि इंग्लैंड की बुरी भूल है। शिक्षा का प्रचार कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में घोषित किया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार को कांग्रेस ने बच्चे पूरा समर्थन किया। और पहली बार कांग्रेस के मंच से बायकॉट यानी बहिष्कार एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत किया कि आप कर सकते हो बायकॉट, जिसका भी करना है, जो छात्र हैं स्कूल का करें, ऑफिसर हैं। इससे क्या होता कि मान लो मैं अंग्रेजों का काम नहीं करूंगा तो अब अंग्रेज के टीचर पढ़ाएंगे किसको? उनका मॉनिटरी लॉस है। मैं अगर अधिकारी हूं, मैं अंग्रेजों का समर्थन नहीं, अंग्रेज अपना काम किससे करवाएंगे? आप ले आओ लंदन से सब अधिकारी। कितने अधिकारी लेकर आओगे लंदन से? इसीलिए क्या हो गया भैया, इमोजी क्यों बना रहे हो? इमोजी क्यों बना रहे हो? हम्म? दिक्कत है क्या? जोर, इंग्लिश देखो ना भाई। जब पीछे बफर हुआ, अब सही है। अरे बाइकआउट मतलब बहिष्कार लिख तो दिए भाई। बाइकआउट मतलब बहिष्कार। अभी भी बफर हो रहा है। अब तो नहीं है।
अरे भाई हमें चीज समझ ना आता, आप यूपीएससी निकालोगे कि पहले टारगेट एसएससी है? ये मैं डिटेल पढ़ा दे रहा हूं ताकि याद रहे। अगर बोलो मैं तो डिटेल ना पढ़ाऊं, अब जितना डिटेल पढ़ाऊं उतना पूछे जा रहे हो। कांग्रेस शब्द यूएसए से लिया गया, तो भाई है ना। मुस्लिम लीग का गठन, चलो कमेंट मत करना, मैं पढ़ाते जा रहा हूं। जैसे जैसे बच्चे कट्टरपंथी आंदोलन मजबूत हुआ, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के बीच जो एकता बनी थी उसे तोड़ने, जिसमें से एक कदम आगे बढ़ा मुस्लिम लीग का गठन, मुस्लिम लीग का निर्माण। उन्होंने बंगाल के विभाजन के माध्यम से भारतीय लोगों के बीच में सांप्रदायिकता का बीज बोने की कोशिश की, और ये सफल भी हुआ, और ये सफल भी हुआ। तभी जाकर मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में देखने को मिला। अब कैसे? तो ये क्या कहते हैं मुसलमानों को, अरे यार क्यों मिलकर रहते हो, अपना खुद का एक अस्थायी राजनीतिक संघ बनाओ। इससे क्या हो गया, लोग अब दरार आ गया। दिसंबर 1906 ढाका में मोहम्मडन शैक्षिक सम्मेलन के दौरान नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम हितों की देखभाल के लिए एक केंद्रीय मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना का विचार उठाया। तब 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। एक अन्य व्यक्ति आगा खां को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लीग का उद्देश्य क्या था ये समझते हैं, भारत में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा और प्रगति करना, और सरकार को उनकी आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करना था। अब हमें ये नहीं समझ में आता है कि जब फूट डालो राज करो की नीति ना आई थी, तब क्या मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही थी? लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, एक नफरत का बीज बो दिया था हिंदू और मुसलमानों में, जो आज तक ये जारी है, आज तक ये जारी है। इसके अलावा बच्चे मैं बता दूं, 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने पृथक निर्वाचन को मुद्दों को प्रोत्साहित करके सरकार ने भारतीयों में सांप्रदायिकता और अलगाववाद का बीज बोया। तो मुस्लिम लीग के गठन को फुट डालो और शासन करो के ब्रिटिश मास्टर रणनीति का पहला फल माना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना बाद में इस लीग में शामिल हुए थे, ये फाउंडर मेंबर नहीं है याद रखना। इसी भी सूरत में सेशन होता है 1907 में, और जो आईएनसी है, कांग्रेस है, दो भागों में विभाजित हो गई, चरमपंथी और नरमपंथी। अध्यक्षता किसने किया, तो रास बिहारी घोष। निर्वाचित अध्यक्ष रास बिहारी घोष को लेकर विवाद पैदा हुआ, क्योंकि जो चरमपंथी थे उन्हें स्वीकार नहीं किए उनके भाई नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां दोनों को ही, जबकि पहला नवाब सलीमुल्लाह खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, ठीक है। क्यों विवाद हुआ था बच्चे? चरमपंथी चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। इसके बाद सरकार ने अपने समाचार पत्रों को दबाने, उनके नेताओं को गिरफ्तार करके चरमपंथियों पर एक बड़ा हमला कराया। इसी बीच मैंने क्या कहा कि मॉरल मिंटो रिफॉर्म आता है बच्चे 1909 में। काउंसिल एक्ट 1909 कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, द काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। किसका ये विस्तार था, तो 1892 का जो सुधार हुआ था उसका विस्तार था। इसे बाद में सचिव लॉर्ड मॉर्ले और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम से मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो इस एक्ट में क्या क्या किया गया, जहां मुसलमानों को आरक्षित किया गया, समझते हैं कि विधानसभा के सदस्यों को 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया, ये चेंजेस। कुछ गैर निर्वाचित सदस्यों को जोड़ा गया। विधान परिषद के सदस्यों की तो वृद्धि हुई, लेकिन उनके पास कोई पावर ही नहीं था, बस केवल संख्या बढ़ा दिया गया। वे मुख्य रूप से सलाहकार बने रहे, मतलब बस आप केवल एडवाइस दो, आपके एडवाइस को माने या ना माने वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये भी देखो बच्चे, जो भारतीय थे ना वे किसी बिल को पास करने से रोक सकते थे, ना ही उनके पास बजट को लेकर कोई शक्ति थी, कोई पावर ही नहीं था। और तो और अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचकों को पेश करके भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के बीच बोने की और कदम बढ़ाया। क्या बफर हो रहा है क्या? नहीं ना।
चलो, तो इसका मतलब क्या था बच्चे कि मुसलमान बहुल क्षेत्र में केवल कैंडिडेट कौन बनेंगे? मुस्लिम उम्मीदवार ही चुने जा सकते हैं। हिंदू केवल हिंदुओं को वोट देंगे, मुसलमानों को नहीं। मुसलमान केवल मुसलमानों को वोट देंगे। सोचो, बिल्कुल हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया। कई नेताओं ने इस सांप्रदायिक चुनावी नीति के खिलाफ डिवाइड एंड रूल का विरोध किया था। तो आपको याद होगा जो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, कब? 1905 में। तो इस बंगाल विभाजन की घोषणा को फिर से रद्द कर दिया गया। कब किया गया बच्चे? क्रांतिकारी आतंकवादी खतरों को रोकने के लिए मुख्य रूप से 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया। और तो और अब इसने क्या किया, यहां मुस्लिम भी थोड़े से नाराज हुए। क्यों नाराज हुए समझना। मुसलमानों के लिए राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। बोला ठीक है, हिंदुओं का राजधानी जो यहां तो है, मुसलमानों का दिल्ली कर दो। ये नहीं चाहते थे, क्योंकि बंगाल मुस्लिम गौरव से जुड़ा था, मुस्लिम प्रसन्न नहीं थे। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। 1912 में बनाया गया बिहार। और असम के सिलचर भाग को एक अलग राज्य बनाया गया। असम के सिलचर को अलग काट के किया गया। ना ना, उड़ीसा 1936 में। फिर बिहार से उड़ीसा अलग होता है 1936 में। सिलचर मतलब क्षेत्र भाई, सिलचर जगह है असम में। सिलचर मतलब क्या जगह है, स्थान है। आज सिलचर और पोरबंदर के बीच NH-27 जुड़ा हुआ है। आया था रेलवे में, याद होगा आपको। सिलचर असम में, पोरबंदर गुजरात में। इसी बीच बच्चे गदर पार्टी की स्थापना की जाती है 1913 में। कौन करते हैं? लाला हरदयाल, तारकनाथ दास और सोहन सिंह भकना। तो ये सर गदर जो नाम है कहां से लिया गया? तो गदर नामक एक साप्ताहिकी पत्र से लिया गया, गदर पार्टी। और कब? तो 1857 के विद्रोह की याद में 1 नवंबर 1913 को ये शुरू किया गया था। मुख्यालय कहां था इसका? सैन फ्रांसिस्को। कई बार पूछा है। जब आसाम से क्लियर भाई, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? नो दिक्कत। ओके, आगे देखो। ना ना ना, भैया चर्बी वाला कारतूस तो 1857 का रिवोल्ट है। पढ़ाया काम मैंने। ये बीच में क्लास होनी थी बच्चे, लेकिन शेड्यूल कर दिया ना, पढ़ा दूंगा आपको। अब देखो, कामागाटा मारू इंसिडेंट। कामागाटा मारू क्या है? एक जहाज था जो सिंगापुर से बैंकूर यानी कनाडा जा रहा था। इस घटना ने पंजाब में विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी, क्योंकि ये जहाज सिंगापुर से बैंकूर जा रहा था, जिसमें सिख और पंजाबी मुस्लिम 370 यात्री थे। तो वे 2 महीनों के निजीकरण और अनिश्चितता के बाद कनाडाई अधिकारियों द्वारा वापस कर दिए गए थे। मंगल पांडे मतलब क्या कहना चाह रहे हो? हुँ? ना ना, उससे कोई मतलब ही नहीं है इसका संबंध। एक्चुअली क्या था कि क्या है, देखो, ये सिंगापुर से जो बैंकूर जा रहा था ना, तो वैसे भारतीय, ये प्लान था कि आप डायरेक्ट कनाडा नहीं आ सकते हो। आप भारतीय हैं तो पहले आपको भारत जाना पड़ेगा, इसके बाद फिर आपको बैंकूर जाना पड़ेगा या कनाडा जाना पड़ेगा। डायरेक्ट आने पर रोक लगा दिया गया था भारतीयों को। तो इसीलिए जब ये डायरेक्ट जा रहा था, तो सितंबर 1914 में जहाज ने अंततः कलकत्ता में लंगर डाला। लंगर मतलब होता है बच्चे कि जहां पर जहाज खड़ी होती है पोर्ट में, उसी को हम लंगर बोलते हैं। लंगर मतलब ये सिख वाला नहीं समझना कि सिख धर्म में लंगर जो चलता है सो। लेकिन इन कैदियों ने उतर, अरे यार ये तो मैं बताया अभी लंगर के बारे में। जहां जहाज खड़ा हो गया उसी को बोलते हैं अपना वो एयरपोर्ट। अरे पोर्ट, बंदरगाह भाई, बहुत बड़ी रहती है ना जहाज। तो मस्त, तो अब बहुत बहुत बड़ी जहाज है, तो रस्से वस्सी से बांधना पड़ेगा ना।
पोर्ट को, जहाज को स्थिर करने के लिए। तो जब कैदी थे वे पंजाब जाने वाली ट्रेन में चढ़ने से इनकार कर दिए क्योंकि इन्हें कनाडा जाना था। तो कलकत्ता के पास पुलिस के साथ संघर्ष हुआ, 22 लोगों की मौत हो गई। तो आपके पास पूछा जाता है सवाल कि कामागाटा मारू क्या है, तो कामागाटा मारू जहाज है। यह प्रकरण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। बस इतने सवाल बनेगा आपके पीटी में। इससे प्रभावित होकर युद्ध के फैलने के साथ जितने भी गदर नेता थे, भारत में ब्रिटिश शासन पर एक हिंसक हमला शुरू करने का फैसला किया। हिंसक हमला शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सेनानियों से भारत जाने का आग्रह किया, बंगाल के क्रांतिकारी से संपर्क किए और पंजाब में धन जुटाने की कोशिश की गई। कैसे? डकैती के रूप में। भाई लूट लो, आखिर मान लो हम क्रांतिकारी हैं तो हम कैसे लड़ेंगे अंग्रेजों से? जितने भी सरकारी खजाना है लूटो, सरकारी खजाना है वो लूट लो। उसी का परिणाम आप देखते नहीं हो, 1925 में काकोरी केस हुआ था, जो चलती ट्रेन में रोक कर लूटा गया था। वो ये कोई पता नहीं चलता है, बस ये पता चलता है कि हमें आंदोलन को चलाने के लिए कहीं लूटना है बस अंग्रेजों के से। ठीक है, कोई बहुत बड़ी घटना होती तो हम पढ़ते, कोई बहुत बड़ी घटना हो भी नहीं, काकोरी केस बहुत बड़ी घटना हो गई तो हमें पढ़ना पड़ता है ना। इस प्रकार पंजाब में एक विस्फोटक स्थिति निर्मित हुई है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी राष्ट्रीय आंदोलन देखने को मिला। तो जब हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ेंगे और सेकेंड वर्ल्ड वार तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपको याद होगा कि एक तरफ टर्की था, एक तरफ अंग्रेज था, और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से संकट के समय उनसे हाथ मिलाने की अपील की, भाई मुझे। लेकिन भारतीय नेता सहमत थे कि हम मदद तो करेंगे। यानी युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को संवैधानिक अधिकार देगी, विधायी और प्रशासनिक अधिकार आपको देना पड़ेगा। तो ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ बच्चे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने जो कदम उठाया, भारतीय लोगों में अशांति पैदा कर दिया। क्यों? क्योंकि युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने बहुत कर्ज लिया, और यह कर्ज किससे चुकाना था? तो भाई मैं क्यों चुकाऊं? सुन सिंह, अच्छा ये बताओ, जब आपकी क्लास 12-10 से है, बीच में छोड़ दूं? आप बता दो कि सर छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। आप रिकॉर्डेड देख लेना बच्चे, आप रिकॉर्डेड देख लेना, है ना। अब देखो, तो ये खर्च वसूलने के लिए भूमि से किराए की में वृद्धि की, लगान वसूले, जबरदस्ती भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती किया, आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि की, अब व्यक्तिगत और व्यवसायिक इनकम पर कर लगाया। परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में अंग्रेजों का विरोध का सामना करना पड़ा। इसी बीच अब देखो, बारदोली, खेड़ा, अहमदाबाद, ब्रिटिश सरकार के शोषणकारी नीतियों के खिलाफ सक्रिय रूप से विरोध किया। तो एक तो अंग्रेज का हम समर्थन नहीं कर रहे थे, गांधी जी 1915 अंग्रेजों को समर्थन करना चाहिए, बचाना चाहिए। सही बात है कि अगर अंग्रेज हारते इस युद्ध में तो दूसरे देश का शासन हो जाता भारत में, और दूसरे देश का शासन होता तो और प्रॉब्लम होता। एक तो हम अंग्रेज से पहले झेल रहे हैं, दूसरे देश से झेलते। तो गांधी जी जब ये कहते हैं, तब गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि दी गई अंग्रेजों के द्वारा, और लाला लाजपत राय गांधी जी को कहते हैं भर्ती करने वाला सार्जेंट। भर्ती करने वाला सार्जेंट मतलब इनको उपहास किया गया, खिल्ली उड़ाई गई कि भाई ये तो अंग्रेजों का समर्थन करता है। मैंने क्या कहा कि लाखों छात्रों ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, सैकड़ों वकीलों ने अपना अभ्यास छोड़ दिया, महिलाओं ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और गांधी के उदय के साथ उनकी भागीदारी व्यापक हो गई। सबसे बड़ी चीज थी कि विदेशी कपड़े का आग जलाई गई, आकाश को रोशन कर रहे थे, यानी बहिष्कार किया गया। इसी बीच बच्चे लखनऊ सेशन होता है, सत्र होता है 1916 में, आपको याद होगा, जो कांग्रेस का 31वां सत्र है 1916, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अंबिका चरण मजूमदार, जो एक वकील थे। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी? खूबी थी 10 वर्षों के अंतराल के बाद जो 1907 में विभाजन हुआ था, गरम दल और नरम दल दोनों मिल गए, तो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक अच्छा संकेत था। और सबसे बड़ी चीज
कि कांग्रेस अपने जन्म के 1850 1906 में एक दूसरे के करीब आए और उन्होंने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए, मतलब साथ में कॉन्फ्रेंस किया। एक संयुक्त सुधार योजना वायसराय फोर्ट को भेजी गई। उन्होंने स्वशासन की एकजुट मांग करने का फैसला किया। ठीक है, ये याद रखना। उन्हें सरकार से पूछना था कि विधान परिषदों को पहले की तुलना में व्यापक शक्ति दी जाए। वे अब ये कह रहे हैं कि हम लोग आपस में मिलकर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर मांग करेंगे कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में कम से कम आधी सीटें भारतीयों से भरी हों। इस प्रकार 1916 का यह सत्र बच्चे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मित्रता को मजबूत करता है, हिंदू और मुसलमानों की सद्भावना को बढ़ाया। इसने आर्म्स एक्ट और प्रेस एक्ट की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित किया। इसी बीच होम रूल आंदोलन चलता है, आप देखते होंगे 1916 में, जिसकी शुरुआत कहां से हुई थी? आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर, आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर की गई थी। आयरिश होम रूल लीग की स्थापना यानी कहें थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट की तर्ज पर निर्णय किया गया था। तो आपको याद होगा कि 1908 में तिलक को 6 वर्ष के लिए गिरफ्तार किया गया था। 1914 में तिलक रिहा होते हैं और रिहाई के बाद नेतृत्व संभालने को तैयार थे। उन्होंने सरकार को आश्वस्त किया कि अब मॉडरेट करना चाहते हैं। मॉडरेट मतलब क्या? हम गरम दल से नहीं, गरम दल तो हैं लेकिन मॉडरेट करना चाहते हैं। जैसा कि आयरिश होम रूलर्स प्रशासन में सुधार, सरकार को उखाड़ फेंकना नहीं है। पहले क्या था इनका? भाई सरकार को तहस नहस कर दो, अब नहीं, सरकार हमें अधिकार दे। 1908 में बच्चे, तभी तो 6 साल होगा। 6 साल कैसे जोड़ोगे? बच्चे सुधार रहे हैं, देख लेना, है ना। 1915 की शुरुआत में एनी बेसेंट ने श्वेत उपनिवेशों की तर्ज पर युद्ध के बाद भारत के लिए स्वशासन की मांग के लिए एक अभियान शुरू किया। उन्होंने अपने समाचार पत्र, कई बार पूछता है न्यू इंडिया किसने लिखा, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ किसने लिखा, तो इनके माध्यम से सार्वजनिक बैठक और सम्मेलनों के माध्यम से अभियान चलाया। कैसा अभियान? स्वशासन की मांग। किससे? अंग्रेजों से। 2 होम रूल लीग की स्थापना की जाती है बच्चे। एक बाल गंगाधर तिलक द्वारा, कहां? अप्रैल 1916 में पुणे में, और दूसरी सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा। तिलक का आंदोलन महाराष्ट्र में, बॉम्बे में कुछ नहीं, ये याद रख लेना, कई बार पूछता है, कर्नाटक और मध्य प्रांत बराबर पर केंद्रित था, बॉम्बे में प्रभावित नहीं हुआ। जबकि एनी बेसेंट का आंदोलन शेष भारत, बंबई सहित को कवर किया। तो ये हमेशा याद रख लेंगे कि किसके आंदोलन? एनी बेसेंट का आंदोलन पूरे भारत के लिए था। तो उद्देश्य क्या था होम रूल लीग का? अडयार में, मद्रास में, अडयार में, इसलिए तो इन्होंने मद्रास में अडयार आश्रम की स्थापना की थी। कहा गया ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। बोला भाषा के आधार पर राज्य बनाइए, शाब्दिक भाषाओं में शिक्षा दीजिए। शाब्दिक मतलब वर्नाक्युलर, मतलब इंग्लिश तो दीजिए, क्षेत्रीय भाषा में भी, दोनों लीगों ने, मतलब एनी बेसेंट का भी और तिलक का भी, एक दूसरे के साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर होम रूल, गैर शासन की मांग की। होम रूल आंदोलन ने बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन का एक नया जीवन लाया था। एंग्लो इंडियन, दक्षिण के अधिकांश मुस्लिम और गैर ब्राह्मण शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्हें क्या लगा कि होम रूल का अर्थ होगा हिंदू बहुमत शासन, मुख्य रूप से उच्च जाति। ये कई बार पूछा है, विशेष पूछता है कि होम रूल में कौन कौन से पक्ष शामिल नहीं हुए? एंग्लो इंडियन शामिल नहीं हुए, दक्षिण के अधिकांश मुस्लिम शामिल नहीं हुए, गैर ब्राह्मण शामिल नहीं हुए। ठीक है भाई, याद रखना बच्चे। लंदन में होम रूल की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। तो कितने होम रूल हुए? अमेरिका में लाला लाजपत राय, पुणे में तिलक, मद्रास अडयार में एनी बेसेंट, और लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो ये ऐसे पढ़ना पड़ेगा कहानी के रूप में, तब कभी गलती नहीं होगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो मैंने पढ़ाया,